हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टेप टूवर्ड्स केमिस्ट्री क्लासेस। हम आज स्टार्ट करने वाले हैं अपना नेक्स्ट टॉपिक मोलर कंसंट्रेशन, जो कि कंसंट्रेशन का एक पार्ट है। बट मोलर कंसंट्रेशन को स्टार्ट करने से पहले हम इसकी कुछ बेसिक टर्मिनोलॉजी के बारे में आज पढ़ेंगे। चलिए देखते हैं। उन बेसिक टर्मिनोलॉजी में जैसे कि आप पढ़ेंगे बेसिसिटी, एसिडिटी, वैलेंसी फैक्टर जिसको कि हम बोलते हैं एन फैक्टर, प्लस इसमें और हम पढ़ेंगे नंबर ऑफ इक्विवेलेंट। तो हम पहले टॉपिक स्टार्ट करते हैं, क्या? बेसिसिटी। चलिए देखिए। बेसिसिटी देखिए, बेसिसिटी जो होती है वो एसिड की होती है। जनरली हम क्या पढ़ने जा रहे हैं? बेसिसिटी और एसिडिटी। तो जब हम बेसिसिटी की बात करेंगे तो बेसिसिटी हम किसका देखते हैं? बेसिसिटी हम देखते हैं किसका? एसिड की। एसिड की देखते हैं बेसिसिटी। तो इसमें क्या हो जाएगा इसके डेफिनेशन में? नंबर ऑफ रिप्लेसिएबल H प्लस आयन ऑफ एनी एसिड इज नोन एज बेसिसिटी। क्या बताए हैं हम इसमें? बेसिसिटी में पहली बात तो हम क्या बताएं कि जो बेसिसिटी होती है वो किसकी होती है? एसिड की होती है। एसिड की हम बेसिसिटी देखते हैं। और इसके डेफिनेशन में क्या होता है कि नंबर ऑफ रिप्लेसिएबल H प्लस आयन। एसिड है तो एसिड क्या डोनेट करता है आपका? एसिड हमेशा H प्लस आयन डोनेट करता है। तो हम वही बताए हैं कि नंबर ऑफ रिप्लेसिएबल H प्लस आयन ऑफ एनी एसिड इज नोन एज बेसिसिटी। इसका मतलब क्या है कि कोई भी एसिड कितना H प्लस आयन डोनेट कर सकती है, वही उसकी क्या हो जाएगी? बेसिसिटी हो जाएगी। जैसे देखिए एग्जाम्पल में, देखिए एग्जाम्पल में फर्स्ट एग्जाम्पल हम लेते हैं HCl का। HCl में बताइए कितने H हैं? एक H है, मतलब ये कितना H प्लस दे सकता है? एक H प्लस दे सकता है, एक Cl माइनस दे सकता है। लेकिन हमें बेसिसिटी अगर बतानी है तो बेसिसिटी में हम क्या देखेंगे कि कितना H प्लस दिया है। तो ये बताइए कितना H प्लस दिया है? एक H प्लस दिया है। तो इसका बेसिसिटी कितनी हो जाएगी? बेसिसिटी इक्वल टू 1 हो जाएगी। या Cl की बेसिसिटी कितनी हो जाएगी? 1 हो जाएगी। उसके बाद दूसरा एसिड देखिए। दूसरा एसिड, ये आपका हो गया पहला एसिड। दूसरा एसिड आइए H2SO4। H2SO4 में ये देखिए कितने हाइड्रोजन हैं? 2 हैं। दोनों के दोनों कैसे हैं? रिप्लेसिएबल हैं। जब इसको ये दोनों रिप्लेसिएबल हैं तो ये कितना दे सकता है? 2H प्लस देगा, प्लस SO4 2 माइनस देगा। तो यहाँ पर बताइए बेसिसिटी कितनी हो जाएगी? 2H प्लस दिया तो बेसिसिटी क्या हो जाएगी? बेसिसिटी इक्वल टू 2। मतलब कि जो भी एसिड है वो एसिड कितना H प्लस दे रहा है वही उसकी क्या हो जाएगी? बेसिसिटी हो जाएगी। तीसरा एग्जाम्पल देख लीजिए। तीसरा आपका आ गया HNO3। HNO3 में कितना H है? एक H है। तो एक H है तो कितना H निकलेगा? एक H निकल सकता है। तो जब एक H निकलेगा तो इसकी भी बेसिसिटी क्या हो जाएगी? 1 हो जाएगी। बेसिसिटी आप लोग समझ गए होंगे। बेसिसिटी क्या होती है? नंबर ऑफ रिप्लेसिएबल H प्लस आयन ऑफ एसिड। बस इस बात को ध्यान दे देंगे, आप बेसिसिटी के बारे में जान जाएंगे। और सीधा सीधा ये समझ लीजिए, कोई भी एसिड है उसको देखिए उसके पास कितना H है, कितना H है जो कि डोनेट किया जा सकता है या फिर निकाला जा सकता है, तो उसको हम क्या बोल देंगे? उसकी बेसिसिटी बोल देंगे। चलिए नेक्स्ट आते हैं एसिडिटी पे।
नेक्स्ट देखिए, एसिडिटी। बेसिसिटी हम किसका निकालें? एसिड का निकालें। एसिडिटी हम किसका निकालेंगे? बेस का निकालेंगे। एसिडिटी बेस का। तो बेस में क्या होता है? बेस में जनरली आप लोग जानते हैं कि बेस का किसे कहते हैं हम? जो कि OH माइनस आयन रखता है या फिर OH माइनस आयन डोनेट कर सकता है, उसको हम क्या कहते हैं? बेस कहते हैं। तो यहाँ पर सेम डेफिनीशन हो जाएगी, बस जहाँ पर आप H प्लस आयन डोनेट कर रहे थे या रिप्लेस कर रहे थे, वहीं पर क्या हो जाएगा? OH माइनस आयन डोनेट या फिर रिप्लेस कर सकते हैं। तो बताइए एसिडिटी का डिफिनेशन क्या हो जाएगा? एसिडिटी का डिफिनेशन हो जाएगा नंबर ऑफ रिप्लेसिएबल OH माइनस आयन बाई एनी बेस इज नोन एज एसिडिटी। समझ गए कि कितना OH माइनस आयन रिप्लेस किया जा सकता है किसी भी बेस के द्वारा, उसी को हम क्या बोल देंगे? उस बेस का एसिडिटी बोल देंगे। चलिए देखिए, एग्जाम्पल ले लीजिए। KOH, बताइए क्या होगा इसका? K प्लस प्लस OH माइनस, कितना OH निकला? एक OH, तो इसकी एसिडिटी कितनी हो जाएगी? एसिडिटी हो जाएगी कितनी? एक। दूसरा आइए, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH का होल ट्वाइज, OH का होल ट्वाइज। तो यहीं से डायरेक्ट देख लीजिए, बिना इसको ब्रेक किए डायरेक्ट ही देख लीजिए कितना OH रखा है? 2 OH रखा है। तो ये कितना OH डोनेट कर सकता है? 2 OH डोनेट कर सकता है। तो ये 2 क्या हो जाएगा? इसका एसिडिटी हो जाएगा। समझ गए होंगे। नेक्स्ट देखिए, AlOH का होल थ्राइज। यहाँ पर बताइए OH कितना डोनेट हो सकता है? OH माइनस कितने डोनेट हो सकते हैं? 3 डोनेट हो सकते हैं। इसकी एसिडिटी कितनी हो जाएगी? 3 हो जाएगी। एसिडिटी कितनी हो गई? 3 हो गई। आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि बेसिसिटी क्या है और एसिडिटी क्या है। चलिए एक चार्ट बना करके इसको ख़त्म करते हैं। चार्ट देखिए, चार्ट में क्या है? बेसिसिटी। दूसरा क्या है? एसिडिटी। बेसिसिटी किसकी निकालते हैं हम? किसी भी एसिड की निकालते हैं। बेसिसिटी किसकी निकालते हैं? एसिड की निकालते हैं। एसिडिटी किसकी निकालते हैं या किसकी देखते हैं? बेस की देखते हैं। उल्टा होता है, जस्ट रिवर्स। एसिड का बेसिसिटी देखते हैं और बेस का एसिडिटी देखते हैं। उसके बाद देखिए, बेसिसिटी का मतलब क्या है? बेसिसिटी का मतलब है कि H प्लस आयन कितना आपका क्या हो रहा है? H प्लस आयन कितना क्या हो रहा है? डोनेट और कितना रिप्लेस हो रहा है। वही आपका क्या हो जाएगा? एसिड की बेसिसिटी हो जाएगी। एग्जाम्पल में आप देख लिए, छोटा सा एग्जाम्पल, HCl कितना H रखा है? एक ही H निकल सकता है। तो बेसिसिटी कितनी आ गई? 1 आ गई। चलिए एसिडिटी में आ जाइए। बेसिसिटी ख़त्म, एसिडिटी में आइए। बेस, इसमें क्या देखते हैं कि कितना OH माइनस आयन आपका क्या है? रिप्लेसेबल है। रिप्लेसिएबल है कितना आपका OH माइनस आयन, यही आपको चेक करना है।
चलिए एग्जाम्पल देख लीजिए। KOH, एक ही OH है तो इसकी एसिडिटी क्या हो जाएगी? 1 हो जाएगी। ख़त्म, बेसिसिटी और एसिडिटी का कॉन्सेप्ट ख़त्म। चलिए नेक्स्ट आते हैं हम लोग। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं वैलेंसी फैक्टर को। वैलेंसी फैक्टर या फिर यन फैक्टर किसे बोलते हैं हम लोग, वो देखिए। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है वैलेंसी फैक्टर। वैलेंसी फैक्टर, इसको और हम क्या बोलते हैं? यन फैक्टर बोलते हैं। चलिए देखिए वैलेंसी फैक्टर क्या होता है या फिर यन फैक्टर क्या होता है। पहले तो जान लीजिए वैलेंसी फैक्टर एक क्या है? कन्वर्जन फैक्टर है, जिसके द्वारा अगर हम मोलर मास को डिवाइड कर देते हैं तो हमें क्या मिल जाता है? इक्विवेलेंट मास मिल जाता है। चलिए हम लिखते हैं इसका डेफिनेशन। डेफिनेशन हो जाएगा, इट इज ए कन्वर्जन फैक्टर by which on dividing molar mass we get equivalent mass। समझ गए होंगे। वैलेंसी फैक्टर क्या है? एक तरह का कन्वर्जन फैक्टर है। कन्वर्जन फैक्टर है और इसमें हम देखते क्या है या यह करता क्या है? यह सिर्फ इतना करता है कि जब हम इस कन्वर्जन फैक्टर के थ्रू, मतलब वैलेंसी फैक्टर के थ्रू मोलर मास को डिवाइड कर देते हैं तो हमें क्या मिल जाता है? इक्विवेलेंट मास मिल जाता है। पहले तो आप लोगों को मैं बता दूं कन्वर्जन फैक्टर का क्या मतलब है। कन्वर्जन फैक्टर का एक छोटा सा मतलब है, जैसे हम ले लिए लीटर, लीटर को हम बदलेंगे किसमें? ml में। लीटर को ml में कन्वर्ट कर रहे हैं तो ये बताइए यहाँ पर कन्वर्जन फैक्टर क्या आएगा? यहाँ पर कन्वर्जन फैक्टर आपका आ जाएगा, लीटर को हम किस में कन्वर्ट कर रहे हैं? ml में। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? 10⁻3। 1 लीटर में कितने ml होते हैं? 1000 ml होते हैं। तो जो ये वाला आया है पार्ट, यही आपका क्या होता है? कन्वर्जन फैक्टर होता है। एक यूनिट से दूसरे यूनिट में चेंज करने के लिए जो फैक्टर यूज होता है उसी को हम क्या बोलते हैं? कन्वर्जन फैक्टर होते हैं। लीटर एक यूनिट है, एक मात्रक है, इसको दूसरे मात्रक में चेंज किए तो जो फैक्टर यूज हुआ उसको हम क्या बोल दिए? कन्वर्जन फैक्टर बोल दिए। सेम वही बात है। मोलर मास क्या है? एक क्वांटिटी है। इक्विवेलेंट मास क्या है? एक क्वांटिटी है। तो मोलर मास को इक्विवेलेंट मास में चेंज करने के लिए जिस फैक्टर का हम यूज करते हैं उसको हम क्या बोलते हैं? वैलेंसी फैक्टर बोलते हैं। समझ गए होंगे। तो आइए लिखते हैं, आगे बढ़ते हैं। देखिए इक्विवेलेंट मास इक्वल टू क्या हो जाएगा? मोलर मास अपॉन वैलेंसी फैक्टर। देखिए हम क्या किए हैं? मोलर मास को इक्विवेलेंट मास में कन्वर्ट किए हैं। किससे डिवाइड करने पर? वैलेंसी फैक्टर से डिवाइड करने पे। तो वैलेंसी मतलब मोलर मास को हम जब वैलेंसी फैक्टर से डिवाइड कर देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा? इक्विवेलेंट मास मिल जाएगा। तो यहाँ पर जो आपका वैलेंसी फैक्टर वो क्या हो जाएगा? एक कन्वर्जन फैक्टर हो जाएगा, क्योंकि ये क्या कर रहा है? मोलर मास को किस में कन्वर्ट कर दे रहा है? इक्विवेलेंट मास में कन्वर्ट कर दे रहा है।
सेम वही जैसे ml लीटर को जब हम ml में चेंज किए तो हमें किससे मल्टीप्लाई करना पड़ा, वहाँ मल्टीप्लाई करना पड़ा था किससे, 10⁻³ से। जैसे चलिए मल्टीप्लाई में आप लोग समझ गए होंगे, तो आइए डिवाइड में हम समझ लेते हैं। जैसे अब इसी ml को हमें किस में कन्वर्ट करना है, लीटर में कन्वर्ट करना है। तो बताइए हम क्या करेंगे, कन्वर्जन फैक्टर क्या यूज करेंगे, 10⁻³ डिवाइड करेंगे। जब हम लीटर को 10⁻³ से डिवाइड करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, ml मिलेगा। तो ये 10⁻³ यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर भी ये कन्वर्जन फैक्टर हो जाएगा। समझ गए होंगे। सेम वही काम किए हैं। यहाँ पर हम क्या किए, मोलर मास को इक्विवेलेंट मास में कन्वर्ट करने के लिए वैलेंसी फैक्टर से हम डिवाइड कर दिए हैं, तो हमें क्या मिल गया है, इक्विवेलेंट मास मिल गया है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब देखिए इक्विवेलेंट मास, इसको हम डिनोट कर दें इक्विवेलेंट m। मोलर मास को हम जनरली जानते ही हैं कि स्मॉल m से डिनोट करते हैं। वैलेंसी फैक्टर n फैक्टर, n फैक्टर को और हम क्या लिख सकते हैं, NF शॉर्ट में लिख सकते हैं। चलिए NF लिख लिए, तो इक्विवेलेंट मास इक्वल टू हो गया m/NF। और आगे बढ़ते हैं, इसको इरेज करते हैं। चलिए देखिए, अब हम इक्विवेलेंट मास को तो कन्वर्ट कर मोलर मास को तो हम कन्वर्ट कर लिए किसमें, इक्विवेलेंट मास में। अब चलते हैं आगे। आगे जब हम देखेंगे तो नंबर ऑफ इक्विवेलेंट निकालने के लिए इक्विवेलेंट मास निकाल लिए। अब हम चलते हैं आगे निकालने क्या, नंबर ऑफ इक्विवेलेंट, OR, या फिर इसको सिर्फ क्या हम बोल दें, इक्विवेलेंट बोल दें। क्या हो जाएगा इक्वल टू, बताइए, इसका हो जाएगा आपका गिवन मास डिवाइडेड बाई इक्विवेलेंट मास। अब देखिए, सिंस वी नो दैट कि इक्विवेलेंट मास इक्वल टू होता है मोलर मास अपान वैलेंसी फैक्टर, मोलर मास अपान वैलेंसी फैक्टर। मोलर मास को अभी हम बताया है किससे डिनोट करते हैं, स्मॉल m से डिनोट करते हैं। वैलेंसी फैक्टर को हम किससे डिनोट करते हैं, NF से डिनोट करते हैं। इक्विवेलेंट मास को हम किससे डिनोट करते हैं, इक्विवेलेंट m से डिनोट करते हैं। यही हम बताते हुए आए हैं। नंबर ऑफ इक्विवेलेंट या फिर इक्विवेलेंट हम निकाल रहे हैं, तो यहाँ पर हम क्या दे दिए कि जब गिवन मास को हम किससे, इक्विवेलेंट मास से हम डिवाइड कर देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, नंबर ऑफ इक्विवेलेंट मिल जाएगा। तो यहाँ पर अब क्या हो गया, इक्विवेलेंट मास जो है ये एक कन्वर्जन फैक्टर की तरह वर्क करने लगा, जो कि गिवन मास को किस में कन्वर्ट कर दे रहा है, नंबर ऑफ इक्विवेलेंट में कन्वर्ट कर दे रहा है। तो चलिए देखिए, अब इक्विवेलेंट मास की वैल्यू यहाँ से उठाकर यहाँ रख देंगे। गिवन मास को हम क्या बताए हैं पिछले वीडियोज में, इसको हम स्मॉल w से डिनोट करते हैं। तो देखिए अब ये क्या हो जाएगा, सिंस इक्विवेलेंट मास इक्वल टू मोलर मास अपान n फैक्टर, देयरफॉर नंबर ऑफ इक्विवेलेंट इक्वल टू मास जो कि गिवन है, नीचे इक्विवेलेंट मास है ना, तो इक्विवेलेंट मास की वैल्यू रखेंगे तो आ जाएगा मोलर मास, उसके नीचे इसका डिवाइड किससे किया गया है, n फैक्टर से किया गया है, n फैक्टर वैलेंसी फैक्टर। तो अब बताइए क्या हो जाएगा, ये ऊपर जाएगा, m अपान NF है, तो ये जो NF है अभी डिवाइड का डिवाइड जब होता है तो किस में कन्वर्ट हो जाता है, मल्टीप्लाई में कन्वर्ट हो जाता है। तो ये हो जाएगा क्या, W अपान m इंटू NF। ये बताइए W अपान m क्या होता है, W अपान m होता है आपके नंबर ऑफ मोल्स के इक्वल। नंबर ऑफ मोल्स को आप किससे डिनोट करते हैं, n से डिनोट करते हैं, तो n इंटू NF आ जाएगा आपका। मतलब
टोटल कंक्लूजन हम क्या निकालें, टोटल कंक्लूजन हमारा निकला है, देख लीजिए इतने में ही, कि नंबर ऑफ इक्विवेलेंट इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स इनटू n फैक्टर। ये आपका बहुत ही IMP इम्पॉर्टेंट फार्मूला है नंबर ऑफ इक्विवेलेंट का। समझ गए होंगे। आगे चले। अब चलिए सबको हम शॉर्ट में बताते हुए चल रहे हैं आप लोगों को। पहले हम इक्विवेलेंट मास इक्वल टू मोलर मास अपान NF, मतलब मोलर मास को जब हम n फैक्टर से डिवाइड कर देते हैं तो हमें क्या मिल जाता है, इक्विवेलेंट मास मिल जाता है। फिर उसके बाद जब हम इक्विवेलेंट OR, इसी को क्या बोलते हैं, नंबर ऑफ इक्विवेलेंट, इसको जब देखने चलते हैं तो हम क्या करते हैं, गिवन मास को मतलब कि W को किससे डिवाइड कर देते हैं, इक्विवेलेंट मास से। इक्विवेलेंट मास मतलब m अपान NF, इससे डिवाइड कर देते हैं तो हमें क्या मिल जाता है, नंबर ऑफ इक्विवेलेंट मिल जाता है। तो नंबर ऑफ इक्विवेलेंट इक्वल टू हो जाएगा W अपान M इनटू, ये डिवाइड में ऊपर जाएगा मल्टीप्लाई में हो जाएगा NF। तो ये वैल्यू क्या होती है, ये बताइए। नंबर ऑफ मोल्स इक्वल टू क्या होता है, W अपान M होता है। तो इसको हम इतने को क्या लिख सकते हैं, नंबर ऑफ मोल्स लिख सकते हैं। तो नंबर ऑफ इक्विवेलेंट इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स इनटू NF। क्या बताते हैं कि ये जो आपका रिलेशन निकला, ये रिलेशन क्या है, वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट है। किसके लिए है, नॉर्मेलिटी के लिए है। नॉर्मेलिटी में ये रिलेशन बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाएगी। समझ गए होंगे। आगे बढ़े, चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। वैलेंसी फैक्टर को हम दो चीज़ों में देखते हैं। पहला किस में देखते हैं, एसिड एंड बेस में देखते हैं वैलेंसी फैक्टर। दूसरा किस में देखते हैं, साल्ट में देखते हैं। तो चलिए फर्स्ट देखने चलते हैं हम NaF इन एसिड। फर्स्ट हेडिंग हमारी क्या है, NF इन एसिड। मतलब वैलेंसी फैक्टर हम देखने चल रहे हैं किसका, एसिड का देखने चल रहे हैं। तो इसमें क्या होता है वो देख लीजिए। इसमें होता है नंबर ऑफ रिप्लेसेबल H+ आयन ऑफ एसिड, बट यहाँ पर NF मतलब कि वैलेंसी फैक्टर इज नॉट इक्वल टू, मतलब ये बराबर नहीं होता है किसके, बेसिसिटी के। अभी हम पीछे क्या बताते हुए आए हैं कि नंबर ऑफ रिप्लेसेबल H+ आयन ऑफ एसिड इक्वल टू बेसिसिटी होता है। लेकिन वहाँ पर क्या होता है, जितने H+ आयन किसी भी एसिड में, या फिर ये जान लीजिए किसी भी एसिड में जितने हाइड्रोजन आपके प्रेजेंट हैं वो आपके क्या हो जाते हैं, बेसिसिटी हो जाती है। लेकिन जब आप n फैक्टर की बात करते हैं तो वहाँ पर डिपेंड करता है कि एक रिएक्शन चल रहा है, उस रिएक्शन के दौरान कितना H आपका निकल के गया है। जितना H आपका निकल करके गया है उस रिएक्शन में, या फिर जितना H उस रिएक्शन में आपका डोनेट किया गया है, उसी को आप क्या बोल देंगे, n फैक्टर बोल देंगे। ना कि टोटल H जितना कि उसमें या फिर उस एसिड में प्रेजेंट है। जैसे एग्जाम्पल से भी आप समझ जाएंगे। एग्जाम्पल देखिए, इस बात को समझ रहे हैं।
एग्जाम्पल जैसे हम लोग ले लिए, यहाँ पर एग्जाम्पल लेते हैं। एग्जाम्पल हम लिए H2SO4 की। H2SO4 में देखिए बेसिसिटी क्या हो जाएगी, बेसिसिटी इक्वल टू हो जाएगा आपका 2। क्यों? क्योंकि यहाँ पर कितने हाइड्रोजन हैं जो कि रिप्लेस किए जा सकते हैं, 2। लेकिन जब आप इसका NF निकालेंगे तो ये 1 भी हो सकता है और 2 भी हो सकता है। मतलब 1 भी हाइड्रोजन निकल के रिप्लेस हो सकता है या फिर 2 भी हाइड्रोजन निकल करके रिप्लेस हो सकता है। हम ये किस में चेक करते हैं, NF किस में चेक करते हैं? NF जब भी चेक करते हैं हम नंबर ऑफ रिप्लेसेबल H+ आयन ऑफ एसिड, यहाँ पर आप लिख लीजिए अपने आप को समझने के लिए, ड्यूरिंग रिएक्शन, बस समझने के लिए। देखिए NF यहाँ पर कितना हो सकता है, 1 हो सकता है या फिर 2 हो सकता है, क्योंकि यहाँ पर कितने हाइड्रोजन, 1 हाइड्रोजन भी निकल के जा सकता है और 2 हाइड्रोजन भी निकल के जा सकता है। लेकिन बेसिसिटी हमेशा 2 होगी, क्योंकि दोनों के दोनों आयन, दोनों के दोनों H+ आयन यहाँ से आपके निकल सकते हैं। आगे चलें, आगे देखिए। अब इसी एग्जाम्पल को अब हम समझते हैं कि कैसे ये 1 हुआ, कैसे ये 2 हुआ, उसको देखिए। हम क्या बताएं, H2SO4 प्लस NaOH, ये आपका क्या बना दिया, NaHSO4 प्लस H2O। ये बताइए यहाँ पर बेसिसिटी कितनी है, बेसिसिटी इक्वल टू कितनी आ जाएगी, 2। लेकिन हाइड्रोजन कितना रिप्लेस हुआ है, देखिए अभी HSO4 बचा हुआ है, H2SO4 में से एक H बचा हुआ है। मतलब हाइड्रोजन कितना रिप्लेस हुआ, कितना निकल करके H2O में गया है, एक ही हाइड्रोजन, H2SO4 एसिड का एक ही हाइड्रोजन जब निकल के गया है तो यहाँ पर N फैक्टर आपका क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। और दूसरा देखिए H2SO4 प्लस NaOH, ये आपका क्या बना दिया, Na2SO4 प्लस 2H2O, ये यहाँ पर आपका है 2 NaOH। अब बताइए SO4 के पास एक भी H बचा नहीं, दोनों के दोनों H जो आपके थे, दोनों के दोनों H जो थे H2SO4 के, वो दोनों क्या हो गए, डोनेट हो गए। जब दोनों डोनेट हो गए तो यहाँ पर आपका N फैक्टर क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। और बेसिसिटी भी आपकी क्या हो जाएगी, बेसिसिटी भी आपकी क्या हो जाएगी, 2 हो जाएगी। मतलब समझ में आया बेसिसिटी का मतलब? बेसिसिटी हम एसिड का देखते हैं, एसिड में देखते हैं कि उस एसिड के पास टोटल कितने H प्रेजेंट है जो कि क्या हो सकते हैं, निकल सकते हैं। टोटल H वो आपका क्या हो जाएगा, बेसिसिटी हो जाएगी। लेकिन N फैक्टर क्या होता है, ये देखेंगे कि जो रिएक्शन चल रहा है उस रिएक्शन के दौरान आपके कितने H निकले हैं, जितने H निकले हैं वही आपका N फैक्टर हो जाएगा। N फैक्टर आपका बेसिसिटी के इक्वल हो सकता है, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि वो इक्वल हो। समझ गए होंगे आप लोग शायद। चलिए, और दूसरी बात, एक बात और जान लीजिए, जहाँ पर आपको रिएक्शन नहीं दिया गया है, रिएक्शन करवा करके नहीं दिया गया है, सीधा सीधा दे दिया गया है, जैसे ये देख लीजिए आप, जैसे HCl है, HCl में आपसे कोई पूछ लिया कि बताइए इसका क्या बेसिसिटी कितनी है, इसकी बेसिसिटी क्या हो जाएगी, एक ही H है, 1। N फैक्टर क्या हो जाएगा, एक ही H है, 1। मतलब जहाँ पर एक से ज़्यादा H रहेंगे वहाँ पर हमें रिएक्शन की ज़रूरत होगी। हम रिएक्शन में देखेंगे कितने H आपके निकले हैं। नहीं तो जहाँ पर एक ही H है वहाँ पर बेसिसिटी इक्वल टू क्या हो जाएगा, N फैक्टर हो जाएगा। चलिए, बेसिसिटी हम देख लिए। अब आते हैं बेस पे। बेस का हम क्या देखते हैं, एसिडिटी देखते हैं, लेकिन हम देख क्या रहे हैं, N फैक्टर। तो चलिए डालिए N फैक्टर इन
बेस। इसका क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ रिप्लेसिएबल OH माइनस आयन ड्यूरिंग रिएक्शन। उसमें जैसे ड्यूरिंग रिएक्शन था कि रिएक्शन के दौरान आपके कितने H+ निकल रहे हैं, वही आपका क्या हो जाएगा, एन फैक्टर हो जाएगा एसिड का। उसी तरह से रिएक्शन के दौरान कितने आपके OH- निकल रहे हैं, वही आपका क्या हो जाएगा, जितने OH- निकलेंगे वही आपका क्या हो जाएगा, एन फैक्टर। मतलब यहाँ पर भी जो आपका एन फैक्टर ऑफ बेस है वो नॉट इक्वल टू एसिडिटी ऑफ बेस। समझ गए होंगे। चलिए देखिए इसका एग्जाम्पल देखते हैं। फर्स्ट एग्जाम्पल NaOH, कितने OH है, एक ही है, तो इसका बेसिसिटी क्या हो जाएगा, एक हो जाएगा। हम बताएं जहाँ पर एक ही हो वहाँ पर बेसिसिटी और एन फैक्टर दोनों आपका बराबर हो जाता है, क्योंकि NaOH एक ही OH दे सकता है, तो यहाँ पर एन फैक्टर क्या हो जाएगा, एक हो जाएगा। चलिए दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं। एन फैक्टर इन बेस में दूसरा बेस लेते हैं, CaOH का होल ट्वाइज। इसमें बताइए बेसिसिटी क्या हो जाएगी। बेसिसिटी तो आपके दो OH हैं, तो बेसिसिटी इक्वल टू 2 हो जाएगा। लेकिन एन फैक्टर क्या हो जाएगा, 2 OH है, एक बार में एक OH भी ये रिएक्शन के दौरान दे सकता है और 2 OH भी दे सकता है, तो एक भी एन फैक्टर हो सकता है, OR 2 भी हो सकता है। दूसरा एग्जाम्पल देखिए, AlOH का होल थ्राइज। इसमें देखिए बेसिसिटी आपकी क्या हो जाएगी, 3, क्यों, क्योंकि तीनों के तीनों OH निकल सकते हैं, 3 OH है तो 3 बेसिसिटी। लेकिन एन फैक्टर आपका क्या हो जाएगा, 1 OR 2 OR 3, मतलब तीनों OH भी निकल सकते हैं, 2 OH भी निकल सकते हैं, 1 OH भी निकल सकते हैं। समझ गए होंगे आप लोग एन फैक्टर का मतलब। चलिए दो चीज़ तो हो गई, एसिड का हो गया, बेस का हो गया। अब एन फैक्टर हम निकालेंगे साल्ट का। एन फैक्टर ऑफ साल्ट, इसका देखिए, इसमें आपका हो जाएगा नंबर ऑफ पॉजिटिव और नेगेटिव आयन प्रोड्यूस्ड व्हेन एनी salt dissolved in water or solvent। इसमें देखिए क्या हो जाएगा, एन फैक्टर ऑफ साल्ट में देखिए क्या हो जाएगा। इसमें हम देखेंगे कि जब हम किसी साल्ट को किसी सॉल्वेंट में या फिर वाटर में डिजॉल्व करते हैं, जैसे होता क्या है NaCl को जैसे ही हम वाटर में डिजॉल्व करेंगे ना, वो अपने आयन में टूट जाएगा, Na+ में टूट जाएगा, Cl- में टूट जाएगा। साल्ट का एक कैरेक्टर होता है, जैसे ही उसको हम डिजॉल्व करते हैं वो क्या करता है, अपने आयनों में टूट जाता है। तो हम गिनते हैं कि कितने वहाँ पर पॉजिटिव आयन बने हैं या फिर कितने निगेटिव आयन बने हैं। जितने आपके पॉजिटिव आयन बने हैं, जितने निगेटिव आयन बने हैं, दोनों में से किसी एक को गिन लीजिए, वही आपका क्या हो जाएगा, एन फैक्टर हो जाएगा। जैसे NaCl है, एग्जाम्पल ले लीजिए NaCl। ये बताइए जब इसको आप H2O में डालेंगे तो ये क्या करेगा, ये तुरंत अपने आयनिक फॉर्म में आ जाएगा, Cl- में, Na+ और Cl- में आ जाएगा। तो ये देखिए Na कितने में टूटा,
एन एक ही एन बना। देखिए एन Cl को जैसे ही आप H2O में डालेंगे तो Na प्लस Cl माइनस प्लस EH प्लस प्लस OH माइनस, ये पूरा का पूरा जो सॉल्यूशन होता है वो क्या करता है, ब्रेक कर जाता है, ब्रेक कर जाता है। लेकिन हमें मतलब सिर्फ किससे, NaCl का हम देख रहे हैं, तो इसको हम हटा देंगे। सिर्फ NaCl को देखेंगे तो NaCl एक Na में टूटा, एक Cl में टूटा। अब बताइए पॉजिटिव चार्ज कितना बना, एक ही बनाने, एक पॉजिटिव चार्ज बनाने। तो हम NF मतलब कि जो आपका वैलेंसी फैक्टर है वो कितना हो जाएगा, एक हो जाएगा। या फिर इसको अगर हम काउंट ना करके, जब पॉजिटिव को काउंट करेंगे तो निगेटिव को काउंट नहीं करेंगे, जब निगेटिव को काउंट करेंगे तो पॉजिटिव को काउंट नहीं करेंगे। n फैक्टर इक्वल टू 1। अगर पॉजिटिव ना काउंट करके निगेटिव के हिसाब से चलें तो n फैक्टर यहाँ पर कितना हो जाएगा, 1। मतलब आपके NaCl में n फैक्टर कितना हो गया, 1 हो गया। चलिए दूसरा साल्ट लेते हैं। दूसरा साल्ट देख लीजिए आप लोग। दूसरा साल्ट आपका हो जाएगा जैसे Na2SO4। ये बताइए ये कितने में टूटेगा, 2Na प्लस प्लस SO4 2 माइनस। अब बताइए इसका n फैक्टर कितना हो जाएगा। अगर आप पॉजिटिव देखें तो 2 Na है, तो 2 Na होंगे तो 2 पॉजिटिव चार्ज होंगे। या फिर निगेटिव देखें तो 2, कितने निगेटिव चार्ज हैं, 2 निगेटिव चार्ज है, तो n फैक्टर कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। देखिए यहाँ पर कितना, एक Na का एक पॉजिटिव चार्ज और 2 Na का 2 पॉजिटिव चार्ज, तब भी 2, यहाँ पर तो डायरेक्ट 2 माइनस है ही। समझ गए। तीसरा एग्जाम्पल देख लेते हैं। तीसरा आपका हो गया एग्जाम्पल साल्ट का CaSO4। जैसे ही आप इसको देखेंगे या फिर किसी सॉल्वेंट में डिजॉल्व करेंगे तो ये Ca2 प्लस कैल्शियम 2 प्लस प्लस SO4 2 माइनस में डिवाइड हो जाएगा। तो ये बताइए यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज कितने आए, 2 आए, तो n फैक्टर कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। समझ गए होंगे। हम यहाँ पर 3 चीज़ें पढ़े, तीनों चीज़ों के बारे में। किसके किसके में, n फैक्टर ऑफ एसिड, n फैक्टर ऑफ बेस, n फैक्टर ऑफ साल्ट। चलिए इन सभी टर्मिनोलॉजी का यूज हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, जो कि आपका है मोलर कंसंट्रेशन, जिसमें हम मोलरिटी पढ़ेंगे और नॉर्मलिटी पढ़ेंगे। और अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर और बेल आइकन तो ज़रूर दबा दीजिए, ताकि आने वाले सभी वीडियो के अपडेट आपके मोबाइल पे आते रहें। और दूसरी बात कि आप इस वीडियो को देखने के बाद कमेंट करिए कि आपको ये वीडियो कैसा लगा, या फिर आपको किसी भी तरह का इस वीडियो में कोई डाउट है तो आप कमेंट में पूछिए, उसका सॉल्यूशन हम कमेंट के थ्रू आपको प्रोवाइड कर देंगे। धन्यवाद।